आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। ये वो वक्त है कि जब जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, न्यू अलाइनमेंट्स नज़र आ रही हैं, री अलाइनमेंट्स नज़र आ रही हैं, कंट्रीज़ के बीच के रिलेशंस चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नई डायमेंशंस नज़र आ रही हैं। इसी वक्त मेरे सामने दो बड़ी अहम खबरें मौजूद हैं जो ये बताती हैं कि हम ये जो बात कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स की और री अलाइनमेंट्स की, उसकी सच्चाई किस हद तक है। देखिए, एक खबर तो ये है कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इशू कर दी गई, हमारे सामने आ गई है। इस पे मैं तफसील में बात करती हूँ, डिटेल में हम इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का नाम एक मरतबा भी नहीं आया और इंडिया का ज़िक्र 8 दफ़ा हुआ है, और सिर्फ ज़िक्र नहीं हुआ, बड़ी तफसील में बताई गई है। और यूएस ने जो अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाई है उसमें वो दुनिया को कैसे देख रहा है, और ख़ास तौर पर जब हम इस रीजन की बात करते हैं, उसके अलावा जो रशिया और यूक्रेन वॉर है उसके बाद जो तब्दीलियाँ, उसमें वो कौन से कंट्री को कैसे देख रहा है, मैं आपके सामने रखूँगी। लेकिन इससे पहले एक और ख़बर है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो ये है कि IMF की एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें क्रिस्टलिना IMF ने ये कहा है कि इंडिया विल लीव अ मार्क ऑन द वर्ल्ड फॉर ईयर्स टू कम। और इसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं कि ये जो जिस तरह मैंने बात की कि इस सिचुएशन में कि जब अनसर्टेनिटी सराउंडिंग्स द वर्ल्ड, तो ऐसे हालात में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर MD क्रिस्टलिना का ये कहना है, उन्होंने ये कहा कि इंडियन इकोनॉमी विल मेक अ मार्क ऑन द वर्ल्ड फॉर ईयर्स टू कम। उन्होंने बात किस लिए कही? उनका कहना ये था कि इंडिया इज़ हेडेड टू लीड द G20 कंट्रीज़ फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड विल लीव अ मार्क ऑन द वर्ल्ड फॉर ईयर्स टू कम ड्यूरिंग इट्स नेक्स्ट ईयर्स प्रेसिडेंसी। इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आ रही है दिसंबर में, जो कि फिर पूरा एक साल इंडिया के पास रहेगी। अब G20 एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इन्फ्लुएंशियल ऐसा ग्रुप है कि जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट जो क्रिस्टलिना MD IMF ने दी है, ये उन्होंने साइडलाइंस ऑफ एनुअल मीटिंग्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक इन US, ये उन्होंने कहा है। और उनका कहना ये था कि इंडिया डिज़र्व्स टू बी कॉल्ड ए ब्राइट स्पॉट ऑन दिस अदरवाइज डार्कर होराइजन because it has been a fast growing economy even during these difficult times, but importantly this growth is underpinned by structural reforms, ये उनका कहना था। अब आप ये बात याद रखें कि G20 की मीटिंग्स के लिए कोई 200 से ज़्यादा मीटिंग्स इंडिया ने कंडक्ट करनी है। तो पूरी दुनिया के जो सुपर पावर्स हैं, जो सबसे इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं, वो इंडिया के साथ मौजूद होंगी, और उसके लिए उन्होंने, जैसा कि पहले भी वो अनाउंस कर चुके हैं, कि उसकी कुछ मीटिंग्स जो हैं वो कश्मीर में भी करवाएंगे, वहाँ पर पूरी दुनिया को लेकर जाएंगे। ये बात वो पहले ही खबरों में जो चल रही है कि जी इतने करोड़ या इतने लाख जो मिलियंस जो हैं वो टूरिस्ट पहले ही वहाँ पर पहुँच रहे हैं इंडिया में, और उसके बाद तो ऑब्वियसली उसकी तादाद बढ़ जाएगी। लेकिन आप ये देखें कि देखें IMF वैसे तो इंडिया IMF में है नहीं, ठीक है, IMF में तो हम हैं, लेकिन ये जो बात की है उन्होंने, वो इसलिए की है कि उन्होंने ये बात ठीक की है। इसका अगर हम ये एंगल देखें कि जो इस वक्त इकोनॉमीज़ की सूरत हाल है दुनिया में, जो मुआशी हालात हैं, जिस तरीके से कंट्रीज़ डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, जैसे डॉलर की जो सिचुएशन है जिस तरीके से नीचे जा रहा है, और फिर इसके अलावा जो भी हमने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, हम इसके ऊपर प्रोग्राम करते रहते हैं, बात करते हैं, तो इतने बहुत ही मुश्किल हालात में एक कंट्री ऐसा है कि जो ऊपर ही जाता चला जा रहा है, जो ऊपर की तरफ ही सफ़र कर रहा है और जो तरक्की करता ही चला जा रहा है, और जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, वो ये कह रहा है कि UK को पीछे छोड़ने के बाद हमने जो है वो उससे आगे जो है उसको बीट करना है। ये सब चीज़ें, तो इस बिना पर उन्होंने ये बात की है कि ये एक बड़ा है। और देखें ना उनके जो वर्ड्स हैं उन्होंने कैसे इस्तेमाल किए। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरी इस पर, क्योंकि वो भी इससे अटैच है। वो जो दूसरी वाली खबर है कैसे अटैच है, देखिए, जब हम बात करते हैं ना कि US की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़री, जो एडवाइज़री कह लें या स्ट्रेटजी जो उन्होंने इशू की है, उसमें ये बात जो है ना कि हम ये बार बार कह रहे हैं कि अब जो वेस्ट है उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। तो पाकिस्तान की तरफ ये कैसा झुकाव है, एक कैसा टिल्ट है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाती और उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेती।
और उसमें जिसके बारे में ये बात की जा रही है कि भाई वो इंडिया से दूर हो गए और हमारी तरफ आ गए, और वो जो जर्मनी ने स्टेटमेंट दी थी उसके पीछे अमेरिका है, वेस्ट है, तो उन्होंने क्या ये जो बनाई है अपनी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ये जो इस वक्त के हालात हैं इससे पहले बनाई है? ऐसा तो नहीं होता ना। यानी ये कंट्रीज़ इस तरह तो काम नहीं करते कि ओहो ये तो बाद में हुआ, हमें तो पता ही नहीं था, ऐसा नहीं होता। उनकी तो 20-20 ईयर्स की जो है वो सारी प्लानिंग होती है, उनको पता होता है कि कब क्या होना है, क्या हो रहा है, सब कुछ, बहुत चीज़ें उनके सामने होती हैं। ऐसे ही नहीं वो सुपर पावर्स बने बैठे, तो ये तो उनको पता था। अच्छा, अब ये होने के बाद एक बड़ा, ये हमने बात भी की, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, डिबेट्स हो रही हैं कि जनाब वो बड़ी कमाल की बात है कि अमेरिका ने हमारी साइड ले ली, और हम बड़े खुश हैं इस बात पर कि चलें कोई तो ठीक है। लेकिन पता ये चलता है कि जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसमें तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं। अच्छा, उसमें किस किस का नाम है अब मैं आपको ये बता देती हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 8 मरतबा इंडिया का नाम लिया उन्होंने, 1 मरतबा भी पाकिस्तान का नाम उसमें मेंशन नहीं किया गया। जो उसमें 8 टाइम्स इंडिया का नाम मेंशन किया, वो सिर्फ नाम नहीं मेंशन किया, उसमें उन्हें ये कहा गया कि हमारे स्ट्रॉन्ग अलाई हैं। बड़ी तफसील से उसका जिक्र है, सारी जो उसकी जितनी भी डायमेंशंस हैं उनके अपने एक स्ट्रॉन्ग अलाई के साथ जो पार्टनरशिप है जो भी है उसको बाकायदा उसमें मेंशन किया गया। अच्छा, फिर इसके बाद एक और इसका जो मैं आपको फीचर्स बता रही हूँ इसमें क्या इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर मौजूद है, वो ये है। दूसरी जो कंट्री जिसका उन्होंने जिक्र किया बहुत ज़्यादा, वो है चाइना। चाइना को उन्होंने एक चैलेंज के तौर पर कहा है कि चाइना इज़ द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल चैलेंज, और जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ये सही नहीं हो रहा चाइना जो कर रहा है। फिर ताइवान की जो सिचुएशन है, फिर अच्छा उसके बाद चाइना के बाद फिर वो रशिया की तरफ आते हैं, और रशिया के बारे में उन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी उसमें ये कहा है कि रशिया वो एक इन्वेडर है, और जिस तरीके से उसने यूक्रेन पर हमला किया है, तो ना सिर्फ ये कि वो दुनिया के पीस के लिए ख़तरा है, इस दुनिया के अमन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है रूस, बल्कि इसके अलावा हम यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे, हम उसको हेल्प आउट करेंगे जहाँ तक हम उसके साथ हैं, और हम उसके साथ ही रहेंगे, और रशिया को इस चीज़ से रोका जाएगा, मिलकर रोकेंगे। इसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल्स मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा। उन डिटेल्स में हम जाएंगे तो फिर हम ऐसा करेंगे, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन इसके ऊपर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम बात कर सकेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद रशिया के बाद उन्होंने ईरान का जिक्र किया, और ईरान में उनका ये कहना था कि ईरान को भी उन्होंने इसी तरह देखा है कि ये एक ऐसी छोटी है पावर, लेकिन वो इस तरह की है कि जो दूसरों के कामों में मदाखलत करती है, प्रोलिफरेट्स मिसाइल्स एंड ड्रोन्स थ्रू प्रॉक्सीज, और प्लॉटिंग जो कुछ ऐसे प्लान्स हैं अगेंस्ट अमेरिकन्स, और इस तरह की चीज़ें उसके अंदर लिखी गई। ईरान के भी ख़िलाफ़ बात की गई, यानी ये कि ईरान को वो किस तरह देखते हैं। ख़िलाफ़ तो हम इसलिए कह रहे हैं कि हम उसके अगेंस्ट बात है और किसके फेवर में बात है, लेकिन उनके लिए तो इस तरह आएंगे जिस तरह वो कंट्रीज़ को देखते हैं अपने लिए। अच्छा, फिर इसके अंदर उन्होंने कमिटमेंट टू इज़राइल, कि इज़राइल के साथ जो उनकी कमिटमेंट है वो वैसी ही बरकरार रहेगी, वो बल्कि इसके साथ साथ मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी। इसराइल सिक्योरिटी एंड न्यूली इमर्जिंग अलायंस बिटवीन इज़राइल एंड अरब कंट्रीज़, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का इसके अंदर नाम लिया गया है। फिर उन्होंने कहा वी विल सीक टू एक्सटेंड एंड डीपन इज़राइल्स ग्रोइंग टाइज टू इट्स नेबर्स एंड अदर अरब स्टेट्स। ये वाली बात की गई, जिस तरह के उसके अब सिफारती ताल्लुकात, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया, ये सारी जो बातें की जा रही हैं, और उसके कुछ कंट्री से हुए भी ताल्लुकात, इसके ऊपर बात की गई है। इसराइल को पूरा भरपूर तरीके से इतना दोस्त कहा गया, उसको दोबारा से आप ये कह सकते हैं कि एक मरतबा उन्होंने तजदीद की है इसकी। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने ग्लोबली जो सिचुएशन है सारी, वो सारी बात की है। और बहरहाल ये तो ज़ाहिर है कि डॉक्यूमेंट बहुत तफसील में, आपको याद होगा पाकिस्तान की भी एक, जब मोईद यूसुफ यहाँ पर थे इमरान खान की हुकूमत के दौरान, तो उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ और इमरान खान, उन सब ने मिलकर ये कहा गया था कि जी ये वाला जो डॉक्यूमेंट आया है नेशनल सिक्योरिटी का, ये डॉक्यूमेंट सब की राय से आया है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा हमने ये देखा कि उस आर्मी चीफ जनरल बाजवा की तरफ से उस बहुत ज़्यादा लंबी स्पीच भी की गई, जिसमें उसका एक मेन जो पॉइंट था वो ये था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब कोई, बल्कि यहाँ तक था कि 100 साल तक जंग नहीं होगी। लेकिन उसके बाद उसको कहा गया कि जी ये तो ऐसा क्यों ये चीज़ कही गई बार बार, हालांकि उसके अंदर ये बात थी। लेकिन यहाँ पे आपको पता है ना कि इस तरह की बात जब आप करेंगे तो वो तो क्या होता है, ठीक है, वो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मौजूद है ना यहाँ पे जो कहेंगे कि अच्छा ये कहा है ऐसी की तैसी। तो उन्होंने इसको जो है थोड़ा ज़रा धीमे धीमे ही रखा, बल्कि जो मोईद यूसुफ हैं उनसे तो कई मरतबा सवाल भी किए गए इसके ऊपर, तो उन्होंने कहा वो इसके ऊपर खामोशी रहे, यानी क्या करते वो तो। लेकिन उसके ऊपर ये बात हुई, और जो आर्मी चीफ की तरफ से स्पीच की गई वो भी कही गई कि अमन रहेगा,
हम चाहते हैं। अच्छा, वो एक बड़ा ही पॉजिटिव पॉइंट था कि चलें जी, ज़बरदस्त, कमाल बात है, ये ठीक हो गया, अच्छी बात है। और जो उसके बाद हमने देखा यूएई के सुनने में आया कि यूएई दरमियान में शामिल है, दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है वो कुछ ऐसे पैचअप नज़र आ रहा है कि अब एलओसी पर कोई नहीं होगा। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा रहा और कोई इस तरह की सिचुएशन। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात बहुत डाउन जा रहे हैं, बहुत ख़राब जा रहे हैं। और हम ये सोच रहे थे कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो उनके ताल्लुकात बेहतर होंगे। आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान की हुकूमत चली गई, अब नई हुकूमत आई है और वो चाहती भी, आपको याद है कि पिछले प्रोग्राम में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि नवाज़ शरीफ की जो पॉलिसी थी वो तो बहुत ज़्यादा, यानी अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो है वो एक फ्रेंडली रखने की पॉलिसी थी। यही वजह है कि उनको बहुत कुछ जो है वो सहना भी पड़ा इस बिना पर ना। हमने पिछले प्रोग्राम में कारगिल की भी बात की थी, उसकी वजूहात भी आप जानते हैं कि वो क्लैश था कि हुकूमत ये चाहती थी कि भाई अच्छे ताल्लुकात रहें, लेकिन वो क्या से क्या हो गया। लेकिन बहरहाल हम तो अभी की बात करें, ज़्यादा पीछे नहीं जाते। तो सवाल वही है मेरा यहाँ पर, सवाल ये कि वो जो आईएमएफ के डायरेक्टर ने, आईएमएफ के एमडी ने जो कहा है वो तो ठीक कहा है। उन्होंने कहा कि देखें, क्योंकि एज ए एमडी वो ये देख रही है ना, उनकी तो नज़र पूरी दुनिया की इकॉनमीज़ पर रहती होगी, तो ज़रा वो ये देख रही होंगी कि भाई देखो पूरी दुनिया में किस किस्म की मुश्किलात सामने आ रही हैं, ताकि यहाँ तक कि जो यूरोप है उसके बारे में भी ये बातें की जा रही है कि वहाँ पर बड़ी मुश्किलात है। यूके में इस वक्त जो जिस किस्म की महंगाई और जो हुआ है वो भी सबके सामने। तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब इन हालात में, पता नहीं वो उन्होंने कौन सा छू मंतर पढ़ा है कि इंडिया जो है वो इस सिचुएशन में नहीं घिरा हुआ, उसकी इकॉनमी बेस्ट जा रही है। तो उस बिना पर उनकी तारीफ़ करना ठीक है, उन्होंने एज ए एमडी आईएमएफ किया। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाई गई है उसमें पाकिस्तान का नाम तक ना होना, तो क्या पाकिस्तान ये सवाल उठाएगा, अमेरिका से पूछेगा कि यार तुमने इतना बड़ा डॉक्यूमेंट बना लिया तो हम तुम्हें याद ही नहीं है। वो अमेरिका के साथ भी गुड़ियाँ चल रही हैं ना आजकल हमारी, बड़ी चाय में बहुत ज़्यादा गुड़ मीठा डाल डाल के हम पी रहे हैं, तो वो देख लें कितना पी रहे हैं। इनफैक्ट रियलिटी में वही उन कंट्रीज़ के करीब है जिससे उनको फ़ायदा है। अपने फ़ायदे के लिए कोई किसी जगह पर वो ये कह सकते हैं, लेकिन आपको नज़र आएगा कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में कोई नाम नहीं है, एक मरतबा भी नाम नहीं लिया गया, कोई जिक्र नहीं किया गया। ठीक है जी, तो चलते हैं, दोबारा मुलाकात होती है।